हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आपका ये लेक्चर रहने वाला है आरआरबी टेक्नीशियन। 13 मार्च 2026 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, जो क्वेश्चन आपका पेपर में था मेरे भाई, एक ना ज़्यादा डिटेल्स ना बहुत कम, एक जो होना चाहिए डिटेल्स, उसके साथ मैं आपको सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा मेरे भाई। एक गुजारिश है मेरे भाई कि चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई यानी मौलिक मात्रक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मास द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल इकाई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स होते क्या हैं। वे इकाइयाँ जो किसी अन्य इकाई से स्वतंत्र होती है। एसआई प्रणाली में 7 मूल इकाई होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल इकाई होती है एसआई पद्धति में, और आपका सीजीएस में अलग होता है। चलिए, व्युत्पन्न इकाइयाँ भी थोड़ा आप समझ लीजिए। बल, कार्य और दाब व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं, क्योंकि इन्हें मूल इकाइयों के संयोजन से बनाया जाता है, जैसे F इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान बटा त्वरण आपका हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका इस डिटेल से भी आने की संभावना है मेरे भाई, तो ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित पर्वतों का उनकी ऊंचाई मीटर में इसके साथ सही मिलान कीजिए। आपका इधर आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, तो आप उस व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो ये हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है, तो आपका ये सब पेपर इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका आने वाले शिफ्टों के लिए भी और आने वाले एग्जाम के लिए भी। चलिए, ये क्वेश्चन आपका पर्वतों की उनकी ऊंचाई का सही मिलान कीजिए। कंचनजंगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा आपका 8,586 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा 2 हो जाएगा, और 2 का 3 हो जाएगा। नंगा पर्वत 8,126 नंगा पर्वत, और अनाईमुडी की ऊंचाई हो जाएगा 2695 मीटर अनाईमुडी। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनाईमुडी दक्षिण भारत यानी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के औद्योगिक सुधार एलपीजी का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द 1991 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एलपीजी। एलपीजी का मतलब ये आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये मत समझना है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों को एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है एल का मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, नियमों और नियंत्रणों में ढील देना। फिर आपका पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना। फिर आपका जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। विमुद्रीकरण क्या है? डीमोनेटाइजेशन इसमें शामिल नहीं था। भारत में प्रमुख विमुद्रीकरण बाद के वर्षों जैसे 2016 में हुए थे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आप बनने का भी संभावना है, आप इसको भी देख लीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी,
तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कभी कभी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको रिपीट हो सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता सिटीजनशिप का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? इन विच आर्टिकल्स इज सिटीजनशिप मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 5 से 11 आपको नागरिकता का प्रावधान आपको बताता है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो 5 से 11 है के अंतर्गत नागरिकता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 से 4 आपका है आर्टिकल 1 to 4 संघ और उसके बीच का क्षेत्र मतलब द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 12 से 35 आपका है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग कहते हैं। और अनुच्छेद 36 to 51 है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्वेश्चन आप यहाँ से भी बनने की संभावना है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा था आपका सिंगिंग से और गान से संबंधित था। पश्चिम बंगाल के गायकों यानी सिंगर्स द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक संगीत कौन सा है? विच फेमस फोक म्यूजिक इज प्रेजेंटेड बाय सिंगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल? तो यह आपका बाउल गान है। बाउल गान आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बाउल गान यह पश्चिम बंगाल का एक आध्यात्मिक और दार्शनिक लोक संगीत है। बाउल गायक अक्सर एक तारा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। और बाकी का ऑप्शन आपका लावनी है जो लावनी महाराष्ट्र का है। असम की बहू है भाई, बिहू असम। गरबा गुजरात, गरबा का गुजरात का पारंपरिक नृत्य है गरबा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? सीपी राधाकृष्णन हैज बीन इलेक्टेड एज द फिल इन द ब्लैंक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका सीपी राधाकृष्णन 15वें वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इन्होंने जगदीप धनखड़ के बाद भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वह झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विद्रोह से पूछा था। कोल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह छोटा नागपुर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 ईस्वी में। यह ब्रिटिश शासक और बाहरी लोगों यानी दिकुओं के शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर क्षेत्र जो वर्तमान झारखंड के रूप में जाना जाता है कि कोल जनजाति द्वारा किया गया एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से बुद्धू भगत ने किया था। कच्छ ये आपका गुजरात का विद्रोह है। कच्छ विद्रोह गुजरात का। मालाबार है आपका मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था। मालाबार तट वही मोपला विद्रोह से संबंधित है। और अवध 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र भी था। और कमेंट सेक्शन में आप बताए थे कि अवध से 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? When and where was the first session of the इंडियन नेशनल कांग्रेस held? यह आपका हुआ था 1885 में बंबई में। पहला सत्र हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी। और इसकी स्थापना सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम की मुख्य रोल था। मेन रोल में ये थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन ए मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बताने से पहले मेरे भाई कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें उम्मीद और आशा दीजिएगा मेरे भाई, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस चैनल को ग्रो करवाने के लिए मेरे भाई आपसे सादर रिक्वेस्ट है मेरे भाई। चलिए, क्योंकि भाई बोर्ड तो मैं यहाँ खरीद लिया हूँ मेरे भाई, बहुत ही समझिए कि क्या बताऊँ, बहुत गरीबी और मजबूरी के साथ इस चीज़ को खरीदा है, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम प्री होता है, मेंस हुआ है मेरे भाई, लेकिन फाइनल रिजल्ट कहीं हो नहीं पाया है। तो थोड़ा मैं सोचता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का गाड़ी भी चलना ज़रूरी है। तो मैंने गांव का ज़मीन जो 30,000 रुपये प्रति कट्ठा है, इसको बेच करके मैं भाई 1,65,000 का मैंने बोर्ड खरीद लिया है मेरे भाई। लेकिन हमारे पास अभी कैमरा का भी पेमेंट नहीं है मेरे भाई, जिसके कारण मैं आपको कैमरा पे नहीं आ रहा हूँ मेरे भाई। कृपया चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप ही का हिम्मत, आप ही का हौसला मेरे भाई, हमारे जैसे और आप जैसे अनजान लोग ही दुनिया के लिए सहारा बनते हैं, कोई अपने तो नहीं बनते मेरे भाई। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मेरे भाई तो कुछ लोन वगैरह भी रिकवर करके लेकर के मैं आपके सामने लाइव भी आऊँगा मेरे भाई। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा, वर्ष 2025 में 50 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू अचीव द फीट ऑफ प्लेइंग 50 टेस्ट मैचेस इन 2025? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारतीय विकेट कीपर यानी बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वर्ष 2025 के दौरान अपने करियर का 50वां टेस्ट मैच खेलने का मील का पत्थर पार किया। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के दम पर बहुत ही कम समय में टेस्ट क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ों को छुआ है। और इस सूची में बाकी और खिलाड़ी भी हैं, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह इस आंकड़े के भी करीब है, भविष्य में इसे प्राप्त भी करेंगे। तो फिलहाल ऋषभ पंत का नाम आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था घराना से संबंधित, पंडित छन्नू लाल मिश्रा का संबंध किस घराने से है? पंडित छन्नू लाल मिश्रा बिलोंग्स टू विच घराना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराना। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रख्यात गायक हैं। वे बनारस घराने की गायकी के लिए जाने जाते हैं। वे ख्याल, ठुमरी और भजन गायन में माहिर हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण इनको मिला है, पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी को 2020 में, और यह ठुमरी और दादरा जैसी विधाओं के रूप में भी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और बनारस घराना से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में वित्त आयोग फिनांस कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया? बाय होम इज द फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट के द्वारा ये आपका गठन किया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व यानी टैक्स मनी के वितरण की सिफारिश करना होता है। तो इतना सारा क्वेश्चन मुझे मिल पाया था मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए, आपको फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल पे अपना प्यार और वीडियो को लाइक करके अपना अट्रैक्शन भी दिखाइएगा मेरे भाई। धन्यवाद। हमें सपोर्ट भी कीजिएगा मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।